तो जय हिंद जय जोहार। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल शंकर बेदिया क्लासेस में। और उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुद का और अपने परिवार का ख्याल रखते हुए अपने जीवन के निर्धारित लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। और यदि आपका लक्ष्य JPSC CSC एग्ज़ाम्स दे के अपने लिए, अपने देश और समाज के लिए काम करना है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस JPSC CSC मेंस का पेपर नंबर 5 का एक टॉपिक बिल्कुल कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है टॉपिक का जनसांख्यिकी विशेषताएं। इसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है कार्यबल की संरचना, 2011 की जनगणना के विशेष संदर्भ में जनसांख्यिकी लाभांश और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के बारे में पढ़ना है। तो ये तीनों टॉपिक आपका इस वीडियो में कवर होने वाला है, तो अंत तक बने रहिए, जिससे कि आपको एक टॉपिक का कवर जो है मेंस के लिए हो जाएगा। तो शुरू करते हैं यहाँ से। तो जनसांख्यिकी जो है आपका जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी होता क्या है? तो जैसा कि आपको पता है कि एक निश्चित भूभाग में हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी में बहुत सारे महादेश हैं, महादेश के अंदर बहुत सारे देश हैं। तो एक निश्चित भूभाग में जिसका बाउंड्री हो, फिक्स हो, निश्चित हो, तो एक निश्चित भूभाग में जो निवास करने वाले लोग हैं उनको कहते हैं जनसंख्या। और जनसंख्या निर्भर करती है किस पर? आकार पर, संस्था पर, संरचना, यहाँ संरचना होना चाहिए, संरचना पर, वितरण पर, किस तरह का वितरण, जनसंख्या वितरण है, और समय पर। अब इन सारों पर के जो जनसंख्या का जो परिवर्तन होगा, वैज्ञानिक अध्ययन, जो भी परिवर्तन होगा उसका वैज्ञानिक अध्ययन को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? कहेंगे जनसांख्यिकी। यानी जनसंख्या का जो परिवर्तन होगा किस पर? आकार के अनुसार, संरचना के अनुसार, वितरण के अनुसार, समय के अनुसार। तो इसका जो भी परिवर्तन होगा और इस परिवर्तन का यदि हम लोग वैज्ञानिक अध्ययन कर लें तो उस अध्ययन को कहते हैं जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी। क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। और यह जो डेमोग्राफी है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे अर्थव्यवस्था के लिए। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह जो है निर्भर करता है श्रम बल संसाधन पर, निर्भर करता है या उसको प्रभावित करता है, उत्पादन और उपभोग को प्रभावित करता है, संसाधन पर दबाव बनाता है, मानव पूंजी का विकास करता है, निर्माण करता है, रोजगार और आय को प्रभावित करता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जो सांख्यिकी लाभांश को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से ये ज़्यादा बहुत ही इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जनसांख्यिकी। और यदि हम लोग संबंधित डाटा की बात करें तो 2026 में विश्व की जनसंख्या देखेंगे तो 820 करोड़ हो गई है। 2026 में अभी हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो अभी जो विश्व की जनसंख्या है वो 820 करोड़ हो गई है। और यदि भारत की बात करें तो भारत जो है अभी सबसे ज़्यादा यानी नंबर 1 पर विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, और अभी उसका जनसंख्या 140 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह आंकड़ा अप्रैल 2023 में UN के द्वारा बताया गया है। और UN यानी यूनाइटेड नेशन, और यह यूनाइटेड नेशन का कौन सा डिवीज़न जो है पॉपुलेशन को बताता है? तो पॉपुलेशन डिवीज़न या फिर UN पॉपुलेशन फंड के द्वारा ये सारा जो जनसंख्या है वो डिक्लेयर किया जाता है। यदि सबसे कम जनसंख्या वाला देश की बात करें तो वो है वेटिकन सिटी, जो कि जनसंख्या है 800 से 900 पीपल ही है वहाँ पर। और इसका एरिया जो है 0.44 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। और यह इटली के रोम के बीच में
बसा हुआ देश है। तो ये आपको इतनी सारी जानकारी आपको समझ में आ गया होगा कि जनसंख्या कहते किसको हैं, जनसांख्यिकी कहते किसको हैं, जनसांख्यिकी आखिर अर्थव्यवस्था में क्यों महत्वपूर्ण है, और जनसांख्यिकी संबंधित जो डाटा है उसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अब जो है अगला टॉपिक पर बात करते हैं, वो है कार्यशील जनसंख्या और कार्यबल की संरचना। यह जो है डाटा जो है भारत सरकार के जनगणना 2011 के अनुसार लिया गया है। तो टॉपिक है कार्यशील जनसंख्या, जिसको हम लोग वर्किंग पॉपुलेशन भी बोलते हैं। तो वे सभी व्यक्ति जो किसी आर्थिक गतिविधि यानी मजदूरी, व्यवसाय या स्वरोजगार में संलग्न है या कार्य की तलाश में है और कार्य करने के लिए उपलब्ध है, तो ये सभी जो जनसंख्या है वह जो है वो कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है। यदि 2011 के जनसंख्या के महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं तो जनसंख्या 2011 में 121.02 करोड़ थी भारत की जनसंख्या, जिसमें से कार्यशील जनसंख्या जो कि वैसी जनसंख्या जो जिसमें व्यक्ति जो है आर्थिक गतिविधि में संलग्न थे, वैसे जो जनसंख्या है वह था 48.46 करोड़। 121 करोड़ की जनसंख्या में 48.46 करोड़ जो जनसंख्या है वह कार्यशील जनसंख्या है, जो कि कह सकते हैं कि कुल जनसंख्या में कितनी है भागीदारी इनकी, तो 39.9%, जो कि 2011 के जनसंख्या के अनुसार यह बात की जा रही है। उसमें पुरुष कार्यकर्ता हैं 31.50 करोड़, जबकि महिला जो हैं वह 16.96 करोड़। वहीं पर ग्रामीण कार्यकर्ता जो हैं 32.29 करोड़ जो हैं वहीं पर शहरी कार्यकर्ता हैं 16.17 करोड़। तो इस प्रकार से कार्यशील जनसंख्या के बारे में आपको इतनी जानकारी रखनी है। यदि कार्यशील जनसंख्या की लिंगानुपात की बात करते हैं तो पुरुष कार्यकर्ता हैं 31.50 करोड़, वहीं पर महिला कार्यकर्ता हैं 16.96 करोड़। यदि कार्यशील जनसंख्या क्षेत्रवार यदि हम देखते हैं तो ग्रामीण में 32.29 करोड़ हैं, वहीं पर शहरी में 16.17 करोड़ हैं। यदि कार्यबल की संरचना, अब वर्क फोर्स कंपोजिशन क्या होता है, तो जो कार्यशील जनसंख्या है, कार्यशील जो जनसंख्या है, यदि हम लोग इसका वितरण कर दें विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र में, उसको बांट दें किसको, कार्यशील जनसंख्या को, तो ये जो प्रक्रिया है वह कहलाएगा कार्यबल की संरचना। कार्य करने वाले लोग कहाँ और किस क्षेत्र में लगे हैं, इसका यदि हम लोग अध्ययन करेंगे, कार्यबल की संरचना के बारे में जानेंगे। यदि हम लोग इसके मुख्य तथ्य की बात करते हैं, क्षेत्रवार संरचना की बात करते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में कार्यकर्ता हैं वो हैं 24.33 करोड़ 2011 के जनगणना के अनुसार, और कुल कार्यकर्ताओं में प्रतिशत है इनकी है 50.2%। द्वितीय क्षेत्र में कितने हैं, तो 11.72%। अच्छा, द्वितीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है, उद्योग हो गया, विनिर्माण हो गया, ये सब जल हो गया, बिजली हो गया, ये सभी है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यदि प्राथमिक क्षेत्र में कौन आते हैं, तो कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र एक है, वह उसके अनुसार आता है व्यापार, परिवहन, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य सेवाएं आदि। इसमें जो कार्यबल की संरचना यानी इसमें जो कार्यशील जनसंख्या है वो है 12.41 करोड़। 12.41 करोड़ जो है तृतीय क्षेत्र की जनसंख्या है। इसमें प्रतिशत जो है कुल कार्यकर्ताओं में प्रतिशत जो है वो 25.6% है। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत में कहाँ है, तो प्राथमिक क्षेत्र में है सबसे ज़्यादा प्रतिशत में लोग। अभी कार्यबल की जो संरचना है उसके अनुसार लिंगानुसार क्या होगा, तो कार्यबल की संरचना के अनुसार जो पुरुष हैं वह 31.50 करोड़ हैं, जबकि महिला 16.96 करोड़ हैं। क्षेत्रवार में प्राथमिक में
50.2% जो है लोग कार्य कर रहे हैं, जो वहीं पर 24.2% जो लोग हैं वो द्वितीय क्षेत्र में हैं, 25.6% लोग जो हैं तृतीय क्षेत्र में हैं। तो इस प्रकार से आप दो टॉपिक को समझ सकते हैं कि कार्यशील जनसंख्या आखिर है क्या और कार्यबल की संरचना आखिर होता क्या है। इस प्रकार से भारत की कुल जनसंख्या का 39.9% भाग कार्यशील है 2011 के अनुसार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको आप इस टॉपिक के लिए याद रखेंगे कि 39.9% जो जनसंख्या है वह कार्यशील जनसंख्या है, किसमें 2011 के डाटा के अनुसार। इसमें 66.7% जो है वो ग्रामीण जनसंख्या है और इसी के अंतर्गत 33.3% जो लोग हैं वो शहरी क्षेत्र से आते हैं। कार्यशील जनसंख्या और कार्यबल की संरचना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन भिन्न संकल्पनाएं हैं। वही पहला जो कार्यशील जनसंख्या वो संख्या बताता है और दूसरा जो कार्यबल की संरचना है वह वितरण बताता है कि किस प्रकार से किस किस क्षेत्र में लोग बटे हुए हैं। कार्यबल की संरचना आर्थिक विकास के स्तर और संरचना को दर्शाती है। वहीं 2011 में भारत में अभी भी आधे से अधिक कार्यकर्ता जो है प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न थे। तृतीय क्षेत्र में लगे कार्यकर्ताओं का अनुपात धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा डाटा आपको याद रखना है, जिससे कि आपको दो टॉपिक कार्यशील जनसंख्या और कार्यबल की संरचना का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। भारत का जनसांख्यिकी लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। भारत का जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर जब कोई देश की कार्यशील आयु दो तरह से हम लोग देख सकते। कार्यशील आयु कौन सी है, तो 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या वाला जो वर्ग है वह कार्यशील आयु के अंतर्गत आता है। 15 से 59 वर्ष का जो जनसंख्या है उसमें जितने भी लोग हैं इस आयु के वो कार्यशील में आते हैं। और 0 से 14 वर्ष और 60 से अधिक वर्ष वाले लोग, तो ये सभी आश्रित में आते हैं। तो दो चीज़ हुआ, एक आश्रित दूसरा कार्यशील। अब जो है कार्यशील का जो वर्ग है, कार्यशील आयु वाले जो लोग हैं, यदि वह जो है वह अधिक है, कार्यशील काम करने वाले लोग क्या हैं अधिक है और खाने वाले क्या हैं कम है, खाने वाले क्या हैं कम है। तो ऐसे स्थिति में देश को क्या होगा, देश को लाभ होगा। तो इसी को कहते हैं जनसांख्यिकी लाभांश, इसी को कहते हैं जनसांख्यिकी लाभांश। तो यह आर्थिक विकास की गति को तेज करने का अवसर प्रदान करता है। तो जितना ज़्यादा जनसांख्यिकी लाभांश होगा उतना ही आर्थिक विकास की जो दर है वह तेज होगी। अब हम लोग जनसांख्यिकी लाभांश से संबंधित डाटा को जान लेते हैं। तो 2011 के जनगणना के संदर्भ में जो आश्रित हैं वह कितना है 27.6%, कुल जनसंख्या का 27.6% है, जिसमें कि 33.66 करोड़ जो हैं लोग वो आश्रित जनसंख्या के कैटेगरी में आते हैं। वहीं पर 15 से 29 वर्ष वाले जो कार्यशील आयु वाले जो लोग हैं वो कितने हैं 64.7% हैं, 64.7% हैं कुल जनसंख्या का, जिसमें से यदि 64.7% निकालेंगे तो यह हो जाएगा 78.81 करोड़ जो कि कार्यशील आयु वर्ग के हैं। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि जो कार्यशील आयु वर्ग के जनसंख्या है वो ज़्यादा है और जो आश्रित है वो कम है। इस प्रकार से हमारे देश को जनसांख्यिकी लाभांश मिलता है। तो 60 वर्ष और अधिक आश्रित वाले 7.7% हैं, जिसमें 9.35 करोड़ है। तो जनसांख्यिकी लाभांश के जो है लाभ, यदि कुल जनसंख्या देखेंगे तो 121.02 करोड़ है। तो इसमें से जो है इतना जो है जनसांख्यिकी लाभांश के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि 78.81 करोड़ जो है कार्यशील है और ये दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा वो आश्रित हो जाएगा।
तो जनसांख्यिकीय लाभांश से रिलेटेड हम लोगों को क्या लाभ मिल सकता है, तो अधिक कार्यबल मिलेगा और अधिक कार्यबल से क्या होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा और उत्पादन ज़्यादा होगा तो आर्थिक विकास में वृद्धि होगा। इसकी के साथ जो है यदि हम लोग का कार्यबल ज़्यादा है तो बचत होगा और निवेश दर में भी वृद्धि होगा। इसी के साथ नवाचार और उद्यमिता और तकनीक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही गरीबी में कमी आएगी और जीवन स्तर में सुधार होगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश की स्थिति क्या होगी, मजबूत होगी। तो इस तरह से जनसांख्यिकी से बहुत सारे लाभ भी देखने को मिलते हैं। इसी के साथ बहुत सारे चुनौतियां और समस्याएं भी हो सकती हैं। ज़्यादा कार्यशील जनसंख्या होने से क्या होगा कि पर्याप्त रोजगार के अवसर की कमी होगी। यदि कार्यशील जनसंख्या है तो उसको पर्याप्त रोजगार देना पड़ेगा, तो पर्याप्त रोजगार के अवसर की कमी हो सकती है। इसी के साथ कौशल की कमी और शिक्षा की गुणवत्ता में भी अंतर आ सकता है। ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत पड़ेगा, ज़्यादा उसमें टेक्निकल स्किल की ज़रूरत पड़ेगी, तो कौशल की कमी और शिक्षा की गुणवत्ता में अंतर हो सकता है। इसी के साथ महिला कार्यबल भागीदारी जो है कम हो सकती है। 2011 में केवल 25% जो है कार्यशील जनसंख्या में महिला की भागीदारी थी, जबकि अधिकांश कार्यबल असंगठित क्षेत्र यानी 2011 में 93% है। तो सबसे ज़्यादा जो कार्यबल जो है असंगठित क्षेत्रों में है, 93%। क्षेत्रीय असमानताएं और ग्रामीण शहरी में अंतर भी हो सकता है। इसी के साथ स्वास्थ्य, पोषण और जनसंख्या नियंत्रण की चुनौतियां भी होंगी। स्वास्थ्य, पोषण और जनसंख्या से संबंधित चैलेंजेस भी देखने को मिलेगा। अब विश्व के देशों से तुलना यदि करें 2011 के जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार, तो भारत में 64.7% जो है कार्यशील आयु के लोग हैं और आश्रित हैं 54.5%। टोटल जो जनसंख्या है वह है 121.02%। जबकि चीन की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे देश के बाद चीन का ही नंबर है, तो चीन में 70% जो है कार्यशील जनसंख्या है। आश्रित का अनुपात 37.0 है और उस समय यानी 2011 में चीन की जनसंख्या 134.09% थी। तो इस प्रकार से विश्व के देशों से भी तुलना आप देख सकते हैं। इसी के साथ जो है इसका समाधान क्या हो सकता है, जनसांख्यिकीय लाभांश का चुनौतियां हैं तो उसका समाधान क्या कर सकते हैं। कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को हम लोग को बढ़ावा देना होगा। रोजगार सृजन के लिए विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को प्रोत्साहन देना होगा। महिला सशक्तिकरण और कार्यबल में उनकी भागीदारी को बढ़ाना होगा। असंगठित क्षेत्र का औपचारिकरण और सामाजिक सुरक्षा को जो है सुनिश्चित करना होगा। स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और परिवार नियोजन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इसी के साथ क्षेत्रीय संतुलित विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना पड़ेगा। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना, डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना पड़ेगा। यदि भारत जनसांख्यिकीय लाभांश का सही उपयोग करे तो क्या होगा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य जो है संभव हो सकेगा। इसी के साथ प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि भी हो सकता है और वैश्विक विनिर्माण और नवाचार का केंद्र बन सकता है हमारा देश भारत। इसी के साथ यदि जनसंख्या लाभांश का सही उपयोग करेगा तो वैश्विक मंच पर भारत की नेतृत्वकारी भूमिका होगा। इसी के साथ यदि जनसंख्यिकीय लाभांश का सही उपयोग करेगा तो समावेशी और सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं ग्राफ्स के माध्यम से। तो भारत में आश्रितों का अनुपात और प्रवृत्ति एवं प्रक्षेपण क्या है, तो 2000 जो है 41 में आप देख सकते हैं 47.1 2021, 2031 और 2041 के आंकड़ों के अनुमान प्रक्षेपण हैं। तो भारत का स्थिति क्या है, तो भारत का कार्यशील आयु वर्ग अधिक है और आश्रितता का अनुपात कई विकसित देशों से कम है, जो इसे सांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने का अवसर देता है। इस प्रकार से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जनसांख्यिकीय लाभांश एक अवसर की खिड़की है जो सीमित समय के लिए खुली रहती है। इसे जनसंख्या बोझ बनने से पहले सही नीतियों और निवेश के माध्यम से जनसंख्या संपदा में बदलना होगा। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है जनसंख्या नीति, पॉपुलेशन
पॉलिसी ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया यानी जनसंख्या नीति क्या है, इसको समझना है। इस टॉपिक इस स्लाइड पर हम लोग इसको समझेंगे। भारत में इस समय जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है। देश में निरंतर बढ़ती जनसंख्या आर्थिक विकास के मार्ग में क्या है, एक बाधक है। अतः इस पर नियंत्रण पाने के लिए एक स्पष्ट राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता है। क्या है जनसंख्या नीति? तो जनसंख्या नीति वह नीति है जिसके माध्यम से देश अपनी जनसंख्या के आकार, वृद्धि दर, संरचना, वितरण और गुणवत्ता को नियंत्रित करने तथा मानव संसाधन के समुचित विकास का लक्ष्य निर्धारित करता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि दर में कमी लाना है, परिवार कल्याण और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना है, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसी के साथ शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना है, जीवन स्तर में सुधार एवं सतत विकास सुनिश्चित करना है। यदि हम भारत में जनसंख्या की स्थिति देखें तो हम लोग जानते हैं कि कुल जनसंख्या 121.02 करोड़ है। जनसंख्या वृद्धि दर है जो कि 17.64%। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 17.64%। वहीं कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट 2.4 है जो कि 2011 के अनुसार है। लिंगानुपात जो कि प्रति 1000 पुरुष में 943 है और शिशु मृत्यु दर जो है प्रति 1000 जीवित जन्म में 40 है। साक्षरता दर 74.04% है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। तो भारत की जनसंख्या नीति का विकास क्रम, किस तरह से जनसंख्या नीति का विकास हुआ? तो 1952 में भारत ने वर्ष 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम का शुरुआत किया। सबसे पहले परिवार नियोजन का शुरुआत कब किया था? 1952 में। यह विश्व का पहला राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम था। फिर 1961-62 में परिवार नियोजन को एक नया स्वरूप प्रदान किया गया तथा इसे परिवार के संपूर्ण कल्याण के साथ जोड़ा गया। फिर आया वर्ष 1966, उसमें हम लोग परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम रख दिए। फिर 1976 आया जिसमें जनसंख्या नीति वर्ष 1976 में घोषित की गई। इसी वर्ष में घोषित की गई जनसंख्या नीति वर्ष। इस नीति में लड़कियों को विवाह योग्य न्यूनतम आयु 18 वर्ष 1976 में किया गया था। तो इसको याद रखेंगे। लड़कियों के लिए विवाह का न्यूनतम आयु जो है निर्धारित किया गया था 1976 में तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष करना तय किया गया था। 2001 के जनसंख्या के आंकड़ों को वर्ष 2001 तक के लिए 1971 के स्तर को निश्चित कर दिया गया वो। और इसी के साथ 1997 में भारत सरकार ने प्रस्तुत और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जो कि 9वां पंचवर्षीय योजना का प्रमुख कार्यक्रम बना। वर्तमान दृष्टिकोण में नवीनतम पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में विकेंद्रीकृत नियोजन तथा नियंत्रण की नीति अपनाई गई है। यदि हम लोग उपलब्धि की बात करते हैं जनसंख्या नीति के अंतर्गत उपलब्धि की, तो अभी जो है TFR में कमी दर्ज हुई है। 1971 में TFR टोटल फर्टिलिटी रेट 5.4 से घटकर 2011 में कितना हो गया? 2.4 हो गया। शिशु मृत्यु दर जो 1971 में 129 से घटकर 2011 में 40 हो गया। जीवन प्रत्याशा 1971 में 49 वर्ष से बढ़कर 67.7 वर्ष हो गया। परिवार नियोजन साधनों का व्यापक प्रसार हुआ। महिलाओं की साक्षरता दर और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ। मातृ मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर में लगातार कमी हुई। जनसंख्या वृद्धि दर में कमी देखने को मिला। 2001 से 2011 के दशक में 1.64% की वृद्धि दर देखने को मिला, जबकि 1981 से 1991 में यह जो वृद्धि दर थी वह 2.1% थी। अब इसमें हम लोगों की जो चुनौतियां क्या है कि हम लोगों की जनसंख्या नीति में क्या क्या चुनौतियां हो सकती है। तो कई राज्यों में उच्च जनसंख्या वृद्धि दर है जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश में कम आयु में विवाह और उच्च प्रजनन दर भी एक समस्या है। महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी भी एक चुनौती है।
लिंगानुपात में असंतुलन भी देखने को मिलता है। जनसंख्या के प्रति जागरूकता की कमी देखने को मिलता है। क्षेत्रीय असमानताएं और ग्रामीण शहरी अंतर भी देखने को मिलता है। स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता की अपर्याप्त सुविधा भी देखने को मिलता है। तो ये सारी समस्याएं हैं। अब जनसंख्या नियंत्रण और प्रबंधन के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं? तो शिक्षा का प्रसार और विशेषकर महिला शिक्षा पर बल दिया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं का विस्तार किया गया है। महिला सशक्तिकरण और रोजगार के अवसर बढ़ा दिए गए हैं। जनसंख्या जागरूकता अभियान को प्रभावी बनाया गया है। विकेंद्रीकृत नियोजन और क्षेत्र विशेष की रणनीति अपनाई गई है। इस प्रकार से जनसंख्या नीति का उद्देश्य केवल जनसंख्या नियंत्रण नहीं बल्कि मानव संसाधन का उत्तम विकास और देश के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है। नियंत्रित जनसंख्या ही समृद्ध और विकसित भारत की आधारशिला है। तो इस प्रकार से पूरा जो है जनसंख्या नीति क्या है, इस कब से कब जनसंख्या नीति में कौन कौन से वर्ष क्या क्या उपाय किए गए, क्या क्या अभी हम लोग उपलब्धि दर्ज किए हैं और हम लोगों को जनसंख्या नीति में आने वाली चुनौतियां समस्याओं का क्या क्या है, ये सारा चीज़ हम लोग इस स्लाइड में डिस्कस कर लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो इसमें भी है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के बारे में। इसमें हम लोग का जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में जो बना उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। तो भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 में घोषित किया गया राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का उद्देश्य जो है जनसंख्या स्थिरता, मानव संसाधन विकास और समावेशी आर्थिक वृद्धि को सुनिश्चित करना था। इसका उद्देश्य क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि दर को स्थिर करना है। वर्ष 2010 तक प्रजनन दर को 2.1 तक लाना है। 2045 तक कुल प्रजनन दर 2.1 पर स्थिर कर रखना है और वर्ष 2026 तक जनसंख्या को स्थिरीकरण की दिशा में अग्रसर करना है। वहीं पर मानव संसाधन विकास विशेषकर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पोषण का सुदृढ़ीकरण भी करना इसका उद्देश्य है। तो इस नीति का जो प्रमुख प्रावधान क्या है? तो इस नीति का यह है कि छोटा परिवार और सुखी परिवार पर बल दिया गया। 2 बच्चों का मानक और परिवार को प्रोत्साहन दिया गया। महिला शिक्षा और सशक्तिकरण पर बल दिया गया। कम उम्र में विवाह को रोका जाना। महिलाओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर विशेष बल। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षित मातृत्व, शिशु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाओं का विस्तार करना। इसी के साथ जनसंख्या, शिक्षा और जन जागरूकता को भी बढ़ावा देना है। स्वैच्छिक परिवार के नियोजन उपाय करना है। तो इस प्रकार से इस नीति के प्रमुख बहुत सारे प्रावधान देखने को मिलता है। इसका जो मुख्य लक्ष्य है 2010 से 2026 के लिए तो कुल प्रजनन दर 2.1 तक रखना है। कुल प्रजनन दर 2.1 तक जो है जारी रखना है 2045 तक और जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा 2026 तक रखना है। जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर रखना है और मानव संसाधन विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण पर जोर देना है। तो इसके साथ साथ जो जनसंख्या नीति 2000 है उसमें भी हम लोगों को बहुत सारी चुनौतियां देखने को मिलता है। उच्च जनसंख्या वृद्धि दर है, विशेषकर उच्च प्रजनन दर, महिलाओं की कम शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच, बाल विवाह और पुत्र वरीयता जैसे सामाजिक कुरीतियाँ भी देखने को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन सेवाओं की कमी देखने को मिलता है। गरीबी, अशिक्षा और लैंगिक असमानताएं भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चुनौतियां भी देखने को मिलता है, समस्या भी आपको देखने को मिलता है और इसका समाधान भी है। तो समाधान में हम लोग लिख सकते हैं कि महिला शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, परिवार नियोजन सेवाओं की व्यापक और बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना, किशोर स्वास्थ्य एवं प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल विवाह और लिंग चयन जैसे सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन करना, सतत विकास, पोषण और गरीबी उन्मूलन पर जोर देना। इस प्रकार से विश्व के देशों से यदि तुलना करें तो भारत का जो 1990 में TFR था वो 3.6 था, जबकि 2010 में 2.6 पर आ गया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जापान का क्या था? तो जापान का जो है उसके बाद चीन का है। चीन का 2.5 था 1990 में और 2010 में 1.6 पर आ गया। इस प्रकार से आप इसमें विभिन्न देशों से तुलना देख सकते हैं। इसी के साथ प्रजनन दर का रुझान भी आप इस ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं, जो कि 2020 में 2.1 पर आ गया था। तो महत्व इसका क्या है? तो जनसंख्या स्थिरता से सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
जनसंख्या नीति से स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर सुनिश्चित होते हैं। और जनसंख्या नीति 2000 से मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। वहीं पर पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों का संतुलित उपयोग संभव होता है। भारत को 2045 तक जनसांख्यिकी स्थिरता की दिशा में अग्रसर करना है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 भारत के लिए एक दीर्घकालिक दृष्टि दस्तावेज है, जिसका लक्ष्य छोटा परिवार, स्वस्थ परिवार, समृद्ध भारत है। यह नीति जनसंख्या स्थिरीकरण के साथ साथ मानव संसाधन विकास, लैंगिक समानता और सतत विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो ये था आज के वीडियो का ये तीनों टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने तीनों टॉपिक का कवर किया। उम्मीद करता हूँ को आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपका जो है एक टॉपिक के अंतर्गत जो 3 सब टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच जाए जो तैयारी कर रहे हैं। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।